हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के 9th एडिशन के इन्वायरमेंट की इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 24 जो एग्रीकल्चर है उसका पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट भी होगा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथियों, पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है वीड्स से। पहले वीड्स होती क्या है वो समझते हैं। गाने के तौर पे समझाऊं तो अनदेखी अनजानी सी अब ये अनदेखी अनजानी तो नहीं है, लेकिन अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल ज़रूर है। अब क्या चीज़ है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो उग आते हैं लैंड के ऊपर अपने आप से, बिना चाहे, ना किसी ने बुलाया ना किसी ने माना, और आ गए बिन बुलाए मेहमान की तरह। वहाँ की लैंड में भी यूटिलाइजेशन करे ले रहे उस लैंड का भी, और वहाँ के पानी के रिसोर्सेज को भी फालतू में यूज़ कर ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल क्रॉप है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे अफेक्ट करता है, ह्यूमन वेलफेयर यहाँ अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा खेत खलियानों में, या आपने भी अपने आसपास बगीचे में देखा होगा, आलतू फालतू कुछ जड़ीले से प्लांट निकल आते हैं अपने आप ही। हाँ, और उससे क्या है, अब जब बड़े लेवल पे इसको देखेंगे हम तो वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन तो वो भी घेर के रखा हुआ है, किसी काम के भी नहीं है, वहाँ का पानी भी यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये होते हैं वीड्स, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट दैट आर इंटरफेयर विद यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स एंड दस एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, काफ़ी ग्रेगेरियस नेचर में होते हैं दूसरे क्रॉप प्लांट के कंपैरिजन में, मतलब बड़े अच्छे से क्लोज रिलेशनशिप में दूसरों के साथ उग जाएंगे, तालमेल बढ़िया बना लेते हैं, तभी तो जिंदा रह लेते हैं हर जगह पे। अब आप कहेंगे मैम इससे क्या इफेक्ट होता है, वीड्स का क्या इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट भी क्या कुछ होते हैं, या फर्जी के लिए उसको बदनाम किया जा रहा है। देखिए, कुछ हार्मफुल इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ वीड्स के क्या होते हैं। देखिए, वीड्स क्या करती है ना, जैसे मेन क्रॉप आपने उगा रखा है, अब मेन क्रॉप जो उस लैंड में उगा है उसके आसपास को वीड अगर उग जाएंगी तो उस क्रॉप को की स्पेस भी घेर रही हैं, उनकी लाइट भी लिए ले रही है, उनका मॉइस्चर भी, सॉइल के न्यूट्रिएंट भी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेन क्रॉप सच में उगाया गया था प्रोडक्शन के लिए, उसकी यील्ड, उसकी उपज हो गई कम। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी फार्म प्रोड्यूस की कम होती है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट जैसे मिल्क, स्किन। उसके बाद ये ऑल्टरनेटिव होस्ट बन जाता है, पेस्ट यहीं आए, ये पैथोजन यहीं आके रुक रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई ह्यूमन बींग्स में, एग्जाम्पल के तौर पे पार्थीनियम की वजह से एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कल्टिवेशन की कॉस्ट बढ़ गई वीडिंग प्रॉब्लम की वजह से। एक्वाटिक प्लांट जो वीड्स होती हैं वो ट्रांसफर करती हैं बहुत सारा पानी, तो इससे क्या होता है, ये फ्लो ऑफ वाटर के बीच में अफेक्ट करनी है, रुकावट बनती है। लैंड वैल्यू कम हो जाती है, अगर मान लीजिए कि साइडोनम पार्थियम प्रेजेंट है लैंड में तो लैंड वैल्यू कम हो जाएगी। उसके अलावा कुछ वीड्स काफ़ी पॉइजनस भी होती है, लाइफ स्टॉक के लिए खा वा लिया तो निपट जाएंगे बेचारे जानवर। अच्छा, कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं, है ना, हर चीज़ तो ऐसा नहीं है कि नुकसानदेह। वीड्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि वीड सॉइल बाइंडर का काम करती हैं, प्लांट जो करेंगे वो तो वही काम भी करेंगी ना, एक मैन्योर के तौर पे भी काम करती हैं, ह्यूमन फूड के तौर पे भी हैं जो नॉन पॉइजनस हैं, एज फॉडर भी हैं, वीड को फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मैट और स्क्रीन भी बनाते हैं, मेडिसिन के तौर पे भी वीड्स बहुत सारी यूज़ करी जाती हैं, काफ़ी इनकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कई सारी में, इनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे ये एक वीड है जिसे बोलते हैं फाइलेंथस निरूरी, ये जॉन्डिस को ठीक करती है। ऐसी एक है एक्लिप्टा एल्बा, ये स्कॉर्पियन स्टिंग से बचा देती है, ठीक कर देती है। ठीक है, सेंटेला एशियाटिका ये मेमोरी इंप्रूव करती है। साइनोडोन डैक्टाइलॉन ये अस्थमा पाइल्स में काम आती है। साइप्रस रोडंटस ये मिल्क का सिक्रीशन और ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये फ़ायदे हैं। अच्छा, एक नुकसान और भी, जैसे वीड एज इंडिकेटर समझिए, वीड काफ़ी यूज़फुल है एज इंडिकेटर ऑफ गुड एंड बैड सॉइल। दिखाती है ना वीड कि सॉइल ये अच्छा है या बुरा है। जैसे कोलोनम वहीं होती है जहाँ सॉइल बढ़िया है, वाइल सिम्बो
पोगन जो वीड है वो पुअर लाइट सॉइल को दिखाती है, और सेडजेस जो है ये आपको इल ड्रेन सॉइल में मिलेगी। तो जैसा सॉइल वैसी वीड भी दिखाती है कि सॉइल कैसा है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे जीएम क्रॉप्स या बायोटेक क्रॉप्स, ये जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें डीएनए जिनका जो है मॉडिफाइड करा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से, और उसके बाद इन्हें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक बात आती है कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है। ये सारा कुछ आपने समझ लिया, ये मैट, स्क्रीन, वीड्स के सारे वो। अब यहाँ देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करें तो वाटर शेड मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया लैंड का और वाटर का जो बाउंडेड है बाय ड्रेनेज डिवाइड विद इन विच, जिसके भीतर ही जो सरफेस रन ऑफ होता है वो इकट्ठा हो जाता है एंड फिर निकल जाता है, फ्लो आउट हो जाता है ऑफ अ वाटरशेड एक सिंगल आउटलेट के माध्यम से, और ये बह के चला जाता है बड़ी रिवर में, किसी लेक में या रिवर में। ठीक है, तो वाटर शेड मैनेजमेंट इस तरीके से होता है, एक ही सिंगल उससे एक जगह इकट्ठा हो गया फिर एक ही जगह से निकल गया। फिर आई बात माइक्रो इरिगेशन की। ये क्या है दोस्तों? माइक्रो इरिगेशन आप ऐसे कह लो एक ऐसा तरीका हो गया है ना, जिसके माध्यम से एक क्या करते हैं ये लोग कि लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वाटर को अप्लाई करते हैं लो प्रेशर में और हाई फ्रीक्वेंसी से। इस सिस्टम के अंदर काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है पाइप्स का जो ऑपरेट करते हैं लो प्रेशर में। ठीक है, तो क्या होता है, एट प्री डिटरमाइंड स्पेसिंग आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर एमिशन। तो वाटर जनरली इसे हम लोग एमिटर कहते हैं, वाटर नोन एज एमिटर्स उस समय। अच्छा, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? देखिए स्प्रिंकलर जो तरीका है इरिगेशन का, सिंचाई करने का, इसमें पानी को स्प्रे किया जाता है हवा में, और हवा से ये ऐसे गिर गिर के आता है ग्राउंड के सरफेस पे, जैसे ऐसा दिखने को लगता है जैसे कि रेनफॉल हो रहा है, देखिए बारिश हो रही है। तो स्प्रे ये डेवलप करा गया है बाय फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर थ्रू स्मॉल ओरिफाइसेस या नोजल्स के माध्यम से ऐसे ऊपर की तरफ डालते हैं और वो ऐसे बारिश की तरह जो है नीचे गिरता है। फिर एक तरह का इरिगेशन होता है ड्रिप इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे देखते हैं कि ये भी एक ट्रिकल इरिगेशन है। इसमें क्या होता है कि पानी को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, इसमें ड्रिपिंग वाटर को सीधा सॉइल में बहुत ही लो रेट पे, कम मात्रा में फ्रॉम द सिस्टम ऑफ छोटे छोटे स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप के होते हैं, इस तरीके से उनको फिट कर दिया जाता है विद आउटलेट्स जिन्हें हम लोग एमिटर कहते हैं। पानी को अप्लाई करते हैं प्लांट के एकदम पास, ताकि सिर्फ वही पार्ट जो सॉइल का है जिसमें रूट्स उग रही हैं वही पानी पाए, वही गीला होए। ठीक है, सरफेस फालतू में गीला ना हो, पानी फालतू में बर्बाद ना हो। ठीक है, अनलाइक सरफेस और स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसमें होता क्या है ना, पूरा सॉइल गीला कर देते हैं, ऊपर से हम डाल रहे हैं, अगर स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो पूरा ही सॉइल गीला होगा ना। यहाँ पे पूरा सॉइल वगैरह गीला यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन तो आपने खेतों में देखा ही होगा, कैसे लगे रहते हैं, ऐसे स्प्रिंकलर क्या करते हैं। ड्रिप इरिगेशन भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल जैसे यहाँ प्लांट है तो एकदम जड़ के पास ही, पानी भी बचाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये आजकल बहुत यूज़फुल टेक्निक हो रही है। फिर आई बात टेरेसिंग की। देखिए टेरेसिंग क्या है? टेरेस एक एम्बार्कमेंट या रिज होती है अर्थ की, जिसे बनाते हैं अक्रॉस अ स्लोप ताकि रन ऑफ यहाँ कंट्रोल हो सके, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और सॉइल इरोजन कम से कम हो। इससे क्या होगा कि आपने ये हिल में, पहाड़ों में ज़रूर देखा होगा, यहाँ पे बहुत इस तरह का यूज़ होता है। ये लेंथ हिल साइड स्लोप की कम कर देता है, एकदम से नहीं पानी बह के जाएगा, इससे शीट कम होगी, रिल इरोजन कम होगा और यहाँ पे गलीज नहीं बनेंगी। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़, आप नैनीताल घूमने गए होंगे तो आपने इस चीज़ को नोटिस करा होगा। तो ये हमने वीड्स, उनकी क्वालिटीज़ और कुछ इरीगेशंस के बारे में जाना। नेक्स्ट हम सॉइल के बारे में समझते हैं। दोस्तों सॉइल क्या है? सॉइल है एक पतली सी लेयर जो अर्थ के लैंड सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी और सबसे टॉप लेयर है, सबसे ऊपर की। ये जो पतली सी लेयर है ना, यही बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और ये डीपली अफेक्ट करता है इकोसिस्टम के बाकी दूसरे किसी भी पार्ट को। सॉइल 3 मेन इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होता है, जिसमें आते हैं मिनरल्स अलग अलग साइजेस के, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल से निकलते हैं, और ओपन स्पेस जो भरती है पानी से या एयर से, उसके अंदर जो बीच में
ओपन स्पेस होती है सॉइल के अंदर, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स आप जैसे भी देखोगे ना उसमें स्पेस तो होगी ना सॉइल में, तो उसमें पानी है और हवा सब जाती है, जिससे आगे ग्रोथ होती है प्लांट्स की। एक अच्छा सॉइल जो ज़्यादातर प्लांट को उगा लेता है उसमें देखने को पाया गया है कि 45% मिनरल्स होते हैं, जिनमें सैंड, सिल्ट, क्ले का मिक्सचर होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% हवा होती है और 25% पानी होता है, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सॉइल डेवलप करता है इन रिस्पॉन्स टू सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि कैसे, एक तो उसका पेरेंट मटेरियल क्या है सॉइल का, ठीक है ना, मतलब रॉक और मिनरल्स जिससे वो सॉइल बना है। उसके अलावा नेचुरल, जो आपका नेचुरल होता है ना पेरेंट रॉक का, चाहे वो वहाँ पे पाया जाता हो रॉक उस एरिया के अंदर या कहीं से लाए हो, विंड के माध्यम से आ गया हो, पानी के माध्यम से आ गया हो, ग्लेशियर बहा के ले आए हो, या डायरेक्ट अफेक्ट करता हो अल्टीमेट सॉइल की प्रोफाइल को। तो पहला तो पेरेंट मटेरियल क्या है उसका, ठीक है। देखिए सॉइल डेवलप होता है इन रिस्पॉन्स टू सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो पेरेंट मटेरियल। दूसरा, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है उस जगह की जहाँ सॉइल डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे आप समझोगे, सीधा सीधा क्या है कि ये मेजर कराता है बाय प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के माध्यम से। ये रिजल्ट करता है इन पेरेंटिंग वेदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल, जो कि बनाता है सबस्ट्रेट को फॉर सॉइल। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए इसके अंदर नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरियल राइजोबियम आता है, फंगी, इंसेक्ट, वॉर्म्स, स्नेल वगैरह आते हैं जो मदद करते हैं डिकम्पोज करने के लिए लिटर को और रिसाइकिल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। फिर आई बात टोपोग्राफी की, तो ये रिफर करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लोकेशन की जहाँ पे सॉइल बन रहा है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल को, उसमें नाम आता है ड्रेनेज का, स्लोप डायरेक्शन का, एलिवेशन का, विंड एक्सपोजर का। तो वक्त के साथ साथ, एक अच्छे समय के साथ, एक अच्छा मैच्योर सॉइल प्रोफाइल ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाती है। और फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर दोनों ही एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स काम करते हैं जो मदद करते हैं प्रिजर्व करने के लिए मैच्योर सॉइल की प्रोफाइल को। अब रिलेटिव ज़्यादा अबंडेंस हो गई सैंड की, सिल्ट की, क्ले की, तो उसे हम लोग कहते हैं जो है सॉइल टेक्सचर, ठीक है। तो ये कुछ है सॉइल की बातें। अब सॉइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस किस से चीज़ों से मिलके सॉइल बनता है, उसको डिटेल से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्ले की बात करते हैं। क्ले क्या है, बहुत ही समझ लीजिए, बहुत आप सॉइल में इसको पाओगे, ठीक है, ईजिली चिपक जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बड़े बड़े डेंस क्लम्स बना देता है। जब सॉइल मान लो हल्का गीला हुआ तो वो ऐसा लोथा जैसा बन जाएगा ना, परमेबिलिटी कम होती है ना, इसके माध्यम से पानी जो है वो कम जो है पास हो पाता है, ठीक है। इसलिए अपर लेयर्स जो है वो, अगर मान लो क्ले है ऊपर ऊपर ऊपर, तो वाटर लॉक्ड हो जाएगा ना, पानी नीचे जा नहीं पाएगा, आपने देखा होगा क्ले, ठीक। अब ग्रेवल की बात करें, दूसरा ग्रेवल है, देखिए ये कोर्स पार्टिकल्स हैं जिनमें रॉक के छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। फिर लोम होता है, ये क्या है, ये इक्वल मिक्सचर, इसमें क्ले का होगा, सैंड का होगा, सिल्ट का होगा और ह्यूमस का होगा। काफ़ी न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, पानी को होल्ड करता है, बट ये वाटर लॉक्ड नहीं होता। सैंड की बात करें तो सेडिमेंट्री मटेरियल है, कोर्सर है थोड़ा सिल्ट के कंपैरिजन में। वाटर इससे बड़ी तेज़ी में बह जाता है फॉर मोस्ट क्रॉप्स, अच्छा है क्रॉप्स के लिए। प्लांट जो जिन्हें कम अमाउंट ऑफ पानी चाहिए उनके लिए भी। फिर स्लिट की बात करें तो सेडिमेंट्री मटेरियल, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बिटवीन द साइज ऑफ सैंड और क्ले के बीच के हो गए, ईजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है बाय, मतलब इधर से उधर पानी की तरह लिया जा सकता है। तो ये है इसके कुछ कंपोनेंट। अब देखिए इसमें सॉइल ना एक नेचुरल बॉडी होती है मिनरल और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो अलग है इनटू द हॉरिजॉन्स, यूजुअली अनकॉन्स्टिट्यूटेड या वेरिएबल डेप्थ पे, जो अलग अलग आप पाओगे, है ना। अभी नीचे कुछ और पाओगे, ऊपर कुछ और पाओगे। पेरेंट मटेरियल इन मॉर्फोलॉजी पे, फिजिकल मेकअप क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इन सब से। अच्छा, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो जो वर्टिकल सेक्शन है, अब हम इसको जब हम इस तरीके से धरती में नीचे की तरफ यूँ जा रहे हैं और हम यूँ देख रहे हैं, ठीक है ना, कि जो दिखाता है आपको अलग अलग लेयर, बचपन में पढ़ते थे ना, सरफेस से लेके अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल तक, इसे नीचे तक देखेंगे हम तो ये होता है सॉइल प्रोफाइल। और अलग अलग लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन, ठीक है। जहाँ जैसे मान लो कि ये हमने एक ऐसे समझ लिया, ठीक है, ये है अपना, और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं।
नीचे हम बिल्कुल प्रॉपर इसको समझ रहे हैं। अब नीचे की तरफ से बढ़ना शुरू करेंगे तो आर हॉरिजॉन, फिर थोड़ा और ऊपर आए सी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन और ऊपर आ गए ओ हॉरिजॉन। तो अब इसको यहाँ पे समझिएगा क्या है, ये हम लेयर्स जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अलग अलग लेयर को हम हॉरिजॉन बोल रहे हैं। तो 5 मास्टर हॉरिजॉन है सॉइल के अंदर। सारे सॉइल प्रोफाइल के अंदर ये 5 हॉरिजॉन्स आप नहीं पाओगे, है ना। सो इसलिए सॉइल प्रोफाइल ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आप अलग अलग पाओगे, सबके अंदर आप ये 5 नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, हम अलग अलग तरह से इसको समझा रहे हैं ना, तो ये सॉइल प्रोफाइल आपके समझिए। तो 5 हॉरिजॉन्स जो रिप्रेजेंट होती हैं वो ओ से, ए से, ई से, बी से और सी से होती हैं, ठीक है ना। वो तो एक डिफरेंट चीज़ ले ली गई है यहाँ पे। अब एक एक करके समझाते हैं कि ओ वाली जो है उसमें क्या है। ओ हॉरिजॉन ये ऊपर वाली सबसे सरफेस वाली हॉरिजॉन है, जिसके अंदर आप क्या पाओगे, इमेजिन करो कि भाई ऑर्गेनिक मटेरियल पाओगे अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन के। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्टेड एरिया में, जहाँ पे ये जो डेब्रिस होता है, कूड़ा होता है ना, ट्रीज से जो गिरता है, पेड़ों से पत्ती वत्ती गिरी, वो इस पे आ जाती हैं तो ये डिकम्पोज होती हैं, तो ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती हैं ऊपर वाली ओ हॉरिजॉन। उसके जस्ट नीचे ए आ जाते हैं। तो ए हॉरिजॉन ये एक सरफेस हॉरिजॉन है जो लार्जली इसके अंदर आप मिनरल्स पाओगे, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले एंड विद अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर भी आप पाओगे। ये हॉरिजॉन ये आपको मिलेगी प्रीडोमिनेटेडली द सरफेस लेयर होती है बहुत सारे सॉइल्स की, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड में। ये ओ वाली तो आप देख ही रहे हो, ए वाली भी इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड में आप ज़्यादातर ए वाली ही पाओगे कि ऊपर आपको दिखेगी। अच्छा, तीसरी है ई हॉरिजॉन। ये एक सरफेस हॉरिजॉन हो गया, मतलब सरफेस लेयर के नीचे आ गई है, ठीक है ना। और दैट हैज़ बीन हेविली लीच्ड है। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलेबल न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं सॉइल से प्रेसिपिटेशन या इरिगेशन की वजह से। ये हॉरिजॉन जो होती है ई वाली, वो लाइट होती है कलर में और जनरली आपको ओ हॉरिजॉन के नीचे मिलेगी, ठीक। फिर आई उसके नीचे वाली लेयर, जैसे बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन में क्या हो रहा है, ये एक सब सरफेस हॉरिजॉन है जो यहाँ पे इकट्ठा है फ्रॉम द लेयर्स, इसके नीचे की आ गई, इन सब के नीचे यहाँ पे किस तरीके के मिनरल्स आपको डिकम्पोजिशन में मिलेंगे, है ना, जो लीच्ड हुए हैं फ्रॉम द, ये ऊपर वाली लेयर से लीच होकर जो मिनरल्स आए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आई सी हॉरिजॉन। देखिए सी हॉरिजॉन जो है ना, ये एक सब सरफेस हॉरिजॉन है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कम वेदर्ड हॉरिजॉन, मतलब मोटे मोटे इसमें आप पार्टिकल्स को पाओगे, ठीक है। इसे हम लोग सैप्रोलाइट भी कहते हैं। अनकंसोलिडेटेड है, लूज पेरेंट मटेरियल आप इसके अंदर पाओगे, ठीक है। अब आर जो मैं बता रही थी, तो ये अनवेदर्ड रॉक है जो आपको पेरेंट मटेरियल के जो है नीचे मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े रॉक्स हैं ये। फिर उसके बाद एक बात आती है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है भाई, देखिए ये एक रिलेटिव प्रोपोर्शन हो गया पार्टिकल्स का, या ये एक परसेंटेज हो गया, रिलेटिव परसेंटेज हो गया बाय वेट ऑफ द 3 सॉइल सेपरेट्स, दैट इज यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले की बात हो रही है, या सिंपली इसे हम लोग कहेंगे साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक। सॉइल टेक्सचर उसे कहते हैं। फिर हम लोम की बात करें तो एक तरीके का ये सॉइल टेक्सचर हो गया जिसमें अच्छा खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ड्रेनेज इतना सूटेबल है जो कल्टीवेशन के लिए हो, कई सारे क्रॉप्स के लिए, ठीक। फिर आई बात यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, ये अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स का सॉइल के मास में, जिसे हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या है, अरेंजमेंट है प्राइमरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स इन विच सॉइल मास इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि सलीन सॉइल्स क्या होते हैं। अब सलाइन सॉइल्स का मतलब जिसमें नाम ही कहता है कि जिसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। फिर आई बात सोडिक सॉइल की। ये क्या है, इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होगी, नाम ही बता रहा है, सोडियम की, इन कॉम्प्लेक्स विद द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो 15% एक्सीड करता है, और यहाँ पे जो है वो फॉस्फोरस मोर देन दी पीएच मोर देन 8.5 है इसका। अब एसिड सॉइल्स क्या होते हैं, देखिए एसिड सॉइल्स भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं।
ये क्या है, इसके अंदर पीएच लेवल कम होता है, मतलब यूजुअली लेस देन 6 है। हाइड्रोजन की मात्रा पाएंगे, आप एल्यूमिनियम पाएंगे, जिससे एसिडिटी होती है। इसकी वजह से जो फॉस्फोरस है, आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, उनकी जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है सॉइल के अंदर। अच्छा, एक और आता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है भाई? सैंडी सॉइल्स के अंदर ज़्यादातर मात्रा सैंड की होती है, जिससे क्या हो रहा है कि पर्कुलेशन रेट बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं। फिर आता है एक, इसके अंदर आप समझो एल्कलाइन सॉइल, मतलब एक ऐसा सॉइल जिसमें pH 7 से ज़्यादा है, यूजुअली 8.5 से ज़्यादा माना जाता है एल्कलाइन सॉइल को। और ये आपको एरिड रीजन्स में मिलेंगे जहाँ पे 25 इंचेस से भी कम रेन देखने को मिलती है सालाना। फिर एक यहाँ पे आएगा कैलकेरियस सॉइल। ये सॉइल कैसा है? सॉइल विद कंकड़ नोड्यूल, सिर्फ कंकड़ होते छोटे छोटे, आप इसको अगर पाओगे इन द प्लाउ जोन और सब सॉइल में। फिर एक आता है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं एल्फी सोल। ये सॉइल जो होते हैं वो ग्रे टू ब्राउन सरफेस हॉरिजॉन के होते हैं, मीडियम टू हाई सप्लाई बेसिस के, और बी हॉरिजॉन्स जो इल्यूवियल क्ले एक्यूमुलेशन का है। ये सॉइल बनते हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट या सवाना वेजिटेशन में, ऐसी क्लाइमेट्स के अंदर, विद स्लाइड टू प्रोनाउंस सीजनल मॉइस्चर डेफिशिएंट। उसके बाद एरिडी सॉइल होते हैं, वो मिनरल सॉइल होते हैं जो आप एरिडिक मॉइस्चर रिजाइम इसके अंदर होता है, मतलब डेजर्ट सॉइल कुल मिला के कहिए, डेजर्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक टर्म आता है पॉडजोलाइजेशन का। पॉडजोलाइजेशन क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा प्रोसेस है सॉइल को फॉर्मेशन का, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉडजोल्स एंड पॉडजोलिक सॉइल्स। तो पॉडजोलाइजेशन ना एक नेगेटिव होता है कैल्सिफिकेशन का। कैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे टेंड टू कॉन्सेंट्रेट कैल्शियम इन अ लोअर पार्ट ऑफ बी हॉरिजॉन, वेयर एज जब हम ये वाला बात करते हैं पॉडजोलाइजेशन की, तो ये लीच कर देता है, लॉस कर देता है पूरा इंटायर सोलम को कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि नेगेटिव हो गया कैल्सिफिकेशन का। अच्छा, कोई दूसरे बेसिस कैल्शियम के अलावा ये भी रिमूव हो जाते हैं, पूरे ही सॉइल डिस्टिक्टली एसिडिक बन जाता है इसकी वजह से। तो प्रोसेस, ये वन ऑफ द प्रोसेस समझ लीजिए, एसेंशियली वन ऑफ द प्रोसेस है एसिड लीचिंग का। अच्छा, नेक्स्ट में ये जो है लेटराइजेशन, ये क्या होता है? ये जो टर्म है ना लेटराइट, ये निकला पता है कहाँ से? निकला है एक शब्द से जिसका मतलब होता है ब्रिक या टाइल, एंड ओरिजिनली ये अप्लाई होता था ग्रुप ऑफ हाई क्ले इंडियन सॉइल के लिए जो मालाबार हिल्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में पाए जाते थे। तो ये ना रिफर करता है स्पेशली पर्टिकुलर सीमेंटेड हॉरिजॉन को, जिसमें सॉइल जब सूख जाता है तो बहुत हार्ड बन जाता है, जैसे ब्रिक होता है वैसा बन जाता है, ईंटे की तरह। ये ऐसा प्रोसेस है जो सिलिका को हटाता है इंस्टेड ऑफ सेस्क्वी ऑक्साइड्स फ्रॉम द अपर लेयर, एंड देयर बाय सेस्क्वी ऑक्साइड्स को यहाँ छोड़ देता है टू कॉन्सेंट्रेट इन द सोलम। नेक्स्ट बात आती है ग्लीजेशन की। ठीक है ना, ये क्या है? ऐसा प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्ली, दैट इज या तो ग्ले हॉरिजॉन बनाता है लोअर पार्ट में सॉइल प्रोफाइल की अबव द पेरेंट मटेरियल, ड्यू टू की वजह क्या है? पुअर ड्रेनेज कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन जा नहीं पाती, एंड जहाँ पे वाटर लॉक कंडीशंस बहुत होती हैं, पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉइल्स को हम लोग हाइड्रोऑर्फिक सॉइल भी कहते हैं, ग्लीजेशन। फिर आई बात, ये आप जानते ही होंगे, सैलिनाइजेशन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि सल्फेट्स और क्लोराइड्स वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की सॉइल के अंदर, और ये एक सैलिक हॉरिजॉन, सॉल्टी हॉरिजॉन बनाते हैं। ये काफ़ी कॉमन है आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। ये आपको कैपिलरी राइज ऑफ सेलिन ग्राउंड्स वाटर के वजह से भी मिलते हैं, या भाई मतलब जो है ना सॉल्टी वाटर बढ़ रहा है ग्राउंड में, उससे भी होते हैं, या मान लीजिए सी वाटर जो आया है ना इन मरीन या कोस्टल सॉइल में। फिर सॉइल एक्यूमुलेशन may also result from irrigation या सीपेज हो गया इन एरियाज द इम्पीडेड ड्रेनेज। तो ये है। फिर उसके डीसैलिनाइजेशन क्या है? अब डिसैलिनाइजेशन तो आप समझ रहे, डीसैलिनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सेसेस जो सोल्युबल सॉल्ट है उनको हटाया जा रहा है बाय लीचिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्स और सॉइल प्रोफाइल दैट कंटेन
इनफ सॉल्युबल सॉल्ट टू इम्पेयर द प्लांट ग्रोथ। कैसे, ये कैसे हो रहा है, ये सब हटा रहे हैं बाय पॉन्डिंग वाटर, इम्प्रूविंग द ड्रेनेज कंडीशंस, बाय इंस्टॉलिंग आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम। तो इससे सॉइल हॉरिजॉन से ये मात्रा सॉल्ट की हटाई जाती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट की, जिसे हम लोग कहते हैं सोलोनाइजेशन, या इसको हम लोग एल्केनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि सोडियम आयंस को एक्यूमुलेट करते हैं ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्ले। इसकी वजह से बनता है सोडिक सॉइल, दैट इज सोलोनर्ड्स। और सारे कैट आयंस जो सोल्यूशन में है उन सबको इंगेज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में विद द एक्सचेंज साइट्स ऑन द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है सोलोडाइजेशन, या इसे हम लोग बोलते हैं, ये सोलोनाइजेशन है, याद रखिएगा। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, ये सोलोनाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये सोलोडाइजेशन है। सोलोडाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डी एल्कलाइजेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूवल होता है इस यहाँ पे सोडियम प्लस का फ्रॉम द एक्सचेंज साइट, और इससे क्या हो रहा है, सोडियम आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज साइट से रिमूवल हो रहा है। और ये प्रोसेस के अंदर होता है कि डिस्पर्जन हो गया क्ले का। डिस्पर्जन तब होता है जब सोडियम आयंस हाइड्रेटेड होते हैं, पानी उनको मिल जाता है। तो ज़्यादातर जो डिस्पर्जन है ये एलिमिनेट कर जाता है अगर ये जो आपका कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयंस ये इकट्ठा हो गए पानी के अंदर, जिनका यूज़ होता है लीच करने के लिए फटाफट से, तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ये रिप्लेस कर सकते हैं सोडियम को ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, और सॉल्ट जो सोडियम के हैं वो फिर वहाँ से लीच आउट हो जाते हैं। फिर आती है एक कहानी की डेजर्टिफिकेशन। इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एरिड और सेमी एरिड लैंड फॉल्स बाय एटलीस्ट 10%। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी या क्लाइमेट चेंज की वजह से। सिम्टम्स ये है कि नेटिव वेजिटेशन जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, विंड इरोजन बढ़ता है, सैलिनाइजेशन बढ़ता है, वाटर टेबल वहाँ का कम होता है, सरफेस वाटर सप्लाई कम हो जाती है। रेमेडी क्या है? ये है कि ओवर ग्रेजिंग ना कराई जाए, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कम करें, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म प्लांटिंग के, इरिगेशन, माइनिंग के कम करें, प्लांट करें ट्रीज़ को, ग्रासेस को, जिससे सॉइल प्रॉपर होल्ड होके रखे। ठीक है, फिर आई बात सैलिनाइजेशन की। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, पानी जो है ना, वो जो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब नहीं होता सॉइल में और इवेपोरेट कर जाता है, तो वो क्या करता है कि उस पानी के अंदर जो नमकीन चीज़ें हैं, सॉल्ट है, वो नीचे टॉप सॉइल की लेयर पे ही छोड़ जाता है। पानी तोड़ गया और नमक नीचे छोड़ गया। तो इसमें सिम्टम्स ये हैं कि प्लांट की ग्रोथ बड़ी नहीं हो पाती, उपज कम होती है, प्लांट की लाइफ समझ लो ख़राब हो जाती है। तरीका ये है कि टेक लैंड आउट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ वाइल, एंड इसमें आप अंडरग्राउंड परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप लगाइए, फ्लश करिए सॉइल को फ्रेश वाटर से इनटू द सेपरेट लाइंड इवेपोरेशन पॉन्ड्स के माध्यम से, प्लांट करिए हेलोफाइट्स को, जो कि सॉल्ट लविंग प्लांट होते हैं, जैसे कि बार्ले, कॉटन, शुगर बीट, सेमी ड्रॉप वीट। तो इससे क्या होता है कि सॉल्ट यहाँ यूज़ हो जाएगा। फिर बात है वाटर लॉगिंग की, है ना। बहुत सारी देर से आप सुन रहे होंगे वाटर लॉग क्या है। देखिए, सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर, जब यहाँ क्या हो रहा है, पानी घुस गया सॉइल में, जिससे क्या हो गया कि वहाँ पे पानी का जो वाटर टेबल है वो बढ़ गया। सिम्टम क्या है कि सलीन वाटर है, तो वो एनवेलप करता है डीप रूट्स, किलिंग प्लांट, लोअर करता है प्रोडक्टिविटी, इवेंचुअल प्लांट का लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, मतलब अगर वाटर इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, तो अब सलीन है तो दिक्कत दे रहा है नमकीन पानी। अब रेमेडिएशन ये है कि आप लेस वाटर डिमांडिंग प्लांट्स की तरफ जाइए। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन हो सकती है, वहाँ पे ऐसे प्लांट उगाइए जिनको कम पानी की ज़रूरत हो। तो उससे क्या हो रहा है, आगे क्या कर सकते हैं आप, कंजर्वेशन टिलेज फार्मिंग का यूटिलाइज़ करिए, प्लांट करिए वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट ट्रीज़ को, जिसमें डीप रूट्स होती हैं, निकालिए, है ना, टेक एंड आउट ऑफ प्रोडक्शन लिए फॉर अ वाइल, एंड इसमें क्या करिए, उस टाइम पे पंपिंग स्टेशन इंस्टॉल कराइए जिसमें ड्रेनेज पाइप हो, जिससे कैचमेंट इवेपोरेशन बेसिन्स बनेंगे। लोम सॉइल जनरली इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ह्यूमस होता है देन सैंडी सॉइल, जिसमें बेटर तरीके से इन्फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज होगा देन सिल्टी सॉइल, एंड ईजी होगा ये टू टिल
दैन क्ले सॉइल, ठीक है। अगर मान लीजिए टॉप सॉइल ब्राउन या ब्लैक है तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की भावना मतलब मात्रा ज़्यादा है एंड ये क्रॉप्स के लिए बढ़िया है। तो अगर लेकिन टॉप सॉइल ग्रे कलर की है, येलो है या रेड है तो मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर कम है और ये बेकार है, क्रॉप्स के लिए पुअर है, ठीक है। तो ये कहानी आप समझ गए क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। एक बहुत अच्छा मैंने आपको ये बताया, याद रखिएगा, अगर टॉप सॉइल ब्राउन या ब्लैक है तो नाइट्रोजन बढ़िया है, और अगर ये ग्रे, येलो और रेड है तो ऑर्गेनिक मैटर कम है, पुअर है फॉर क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं सॉइल इरोजन की, समझते हैं। सबसे पहले आता है स्प्लैश इरोजन। क्या है स्प्लैश इरोजन? दोस्तों ये पहली स्टेज है इरोजन प्रोसेस की। ये तब होती है जब रेन ड्रॉप, बारिश की जो बूंदें हैं वो इस ज़मीन को, बेयर सॉइल को हिट करी, गिरी उन पे बारिश की बूंदी, और ये एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट जिसकी वजह से क्या हो, एकदम से गिरी तो इससे सॉइल यहाँ क्या होगा, ब्रेकअप करता है सॉइल एग्रीगेट को, सो दैट इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर स्प्लैश्ड। गिरी पट 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 पट, और ये जो सॉइल है वो इंडिविजुअल पार्टिकल अलग 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 हो गया है ना, इनटू द सॉइल सरफेस टूटा है। अब दूसरा आया यहाँ पे शीट नहीं है, शीट इरोजन, ठीक है। अब शीट इरोजन ये क्या हो गया, जब यूनिफॉर्म मूवमेंट होता है, इस पतली जो ऊपर की सॉइल की लेयर है वो अब गई अक्रॉस एक्सपेंशन ऑफ लैंड डिवॉइड ऑफ वेजिटेटिव कवर। अब रेन ड्रॉप जो हो रही हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को तो अलग अलग कर दी, ठीक है ना, विच गो इनटू सोल्यूशन एज रन ऑफ अकर्स, एंड जब ये बहा ऊपर से तो वो सोल्यूशन बन गया है ना, घुल गया सब आपस में, और अब वो बह के जाने लगा टू अ पॉइंट ऑफ डिपोजिशन। अब यहाँ से बह के एक जगह इकट्ठा नीचे जाने लगा वो। अब आई बात रिल इरोजन की। ये क्या है, तो जब ये शीट इरोजन की शुरुआत होती है टू कंसंट्रेट ऑन अ लैंड सरफेस, तो रिल इरोजन वहाँ होता है। शीट इरोजन ये जनरली इनविजिबल है, लेकिन रिल इरोजन ये एक अच्छा विजिबल स्कोरिंग लैंडस्केप पे छोड़ता है, आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिल इरोजन हुआ है। तो इस तरीके का इरोजन होता है जब यहाँ पे ड्यूरेशन या इंटेंसिटी रेन की बढ़ जाए और ऊपर से जो रन ऑफ हो रहा है ये बहुत तेज़ी में इसकी मात्रा बढ़ जाए। रिल। अब आया गली इरोजन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा। देखिए रिल इरोजन के अंदर गली इरोजन इन्वॉल्व है, एज डिपेंड करता है कि कितनी टाइम तक बारिश हो रही है या बढ़ती जा रही है या रन ऑफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो गली इरोजन जनरली आप ऐसे डिफाइन करोगे कि ये एक ऐसा स्काउट आउट एरिया जो क्रॉसेबल नहीं है विद टिलेज या ग्रेडिंग इक्विपमेंट से। टिलेज वगैरह क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर समझिए एक बात आती है यहाँ पे अमोनिफिकेशन की। क्या है ये, अमोनिया का प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। फिर एक टर्म आता है यहाँ पे बॉर्डर क्रॉपिंग का। ये क्या होता है, बॉर्डर क्रॉपिंग मतलब क्रॉप्स को उगाना बॉर्डर एरियाज पे प्लॉट के या फील्ड के, जैसे कि सनफ्लावर उगाते हैं ना, या बॉर्डर क्रॉप के तौर पे पोटैटो के, ठीक है। जब आलू उगाते हैं तो बॉर्डर क्रॉप सनफ्लावर उगा देते हैं। फिर एक आता है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। ये क्या है, ये एक एफिशिएंट तरीका है इरिगेशन का क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। इस तरीके में क्या होता है कि जो फील्ड है उसको डिवाइड करा जाता है लो फ्लैट लेवल पे एक सीरीज ऑफ स्ट्रिप में, ठीक है ना, और हर एक को अलग अलग तरीके से फ्लैट करा जाता है हर एक स्ट्रिप को। फिर आती बात एरेलोपैथी। ये क्या है, ये आप कह लो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट हो गया एक प्लांट का ओवर द अदर क्रॉप स्पीशी थ्रू द एक्सुडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द रूट्स या डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू के माध्यम से। अब इसके अंदर थोड़ा समझिएगा CN रेशियो क्या है। ये रेशियो वो रेशियो है, देखिए सब कुछ बताया गया है इस पूरी किताब के अंदर। CN रेशियो होता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन का टू द वेट ऑफ टोटल नाइट्रोजन का सॉइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद चेक बेसिन क्या, ये ऐसा तरीका है इरिगेशन का विद बेड्स एंड चैनल फॉर रिटेनिंग वाटर टू फॉर्म अ पॉन्ड। अब हैविंग क्या है,
इंजरी होती है प्लांट को, क्यों होती है? बाय लिफ्टिंग अपवर्ड ऑफ द प्लांट अलोंग विद सॉइल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। कहाँ पे? टेम्परेट रीजन में जहाँ स्नोफॉल कॉमन है। उसके बाद एक आता है कॉन्टोर फार्मिंग। ये फार्मिंग प्रैक्टिस है प्लाइंग करने की अक्रॉस अ स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन कॉन्टोर लाइन। फिर आता है कवर क्रॉप। देखिए क्रॉप जिनको उगाया जाता है कवर करने के लिए सॉइल को, ताकि यहाँ पे लॉस मॉइस्चर का कम हो सके सॉइल से ड्यू टू लीचिंग एंड इरोजन। उसके बाद बात आती है यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की। ठीक है, क्या है ये? ऐसा पीरियड है या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है लाइफ साइकिल की क्रॉप की, जब सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है मॉइस्चर स्ट्रेस को, जिसकी वजह से यील्ड का लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हार्ड पैन की। तो ये हार्ड और इम्परमेबल लेयर होती है जो बनती है सॉइल प्रोफाइल में। कैसे? जब मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं सॉल्ट, क्ले वगैरह जैसे, जो यहाँ पे इम्पीड करते हैं ड्रेनेज के साथ। अब यहाँ पे बात आती है ग्रोथ रेगुलेटर्स की। ये क्या होता है भैया? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो विच इन मिनट अमाउंट में परकुलेट इन द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ प्रोसेसेस, जैसे कि ऑक्सिन्स, साइटोकिन्स। उसके बाद हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स क्या है भाई? देखिए प्लांट्स जो सन लविंग स्पीशी के हैं, इनमें बहुत लाइट की जो है इनको ज़रूरत होती है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, जैसे राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा यहाँ पे सीओफाइट्स। सीओफाइट्स क्या है भाई? प्लांट्स जो शेड लविंग होते हैं, इनमें लेस लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है। समझ आइएगा हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स में क्या डिफरेंस है। फिर नाम क्या कह रहा है? हेलियोट्रोपिज्म। ये क्या है कि ये मूवमेंट है प्लांट का, जब आप देखते होंगे जैसे सनफ्लावर होता है ना, सूरजमुखी, तो सूरज की तरफ नहीं झुकने लगता है जैसे सूरज आता है, टुवर्ड द सन। तो मूवमेंट प्लांट के पार्ट का टुवर्ड द सन, इसे हम लोग बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। उसके बाद बात आती है यहाँ पे जियोट्रोपिज्म। ये क्या है? ये ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जैसे कि हम देखते हैं ना नीचे की तरफ जाते हैं, ग्राउंड नट पेग पेनिस्ट्रेशन इनटू द सॉइल। अब देखा आपने कि मूंगफली नीचे जा रही है, नीचे से की तरफ ग्रो कर रही है, वो इसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। फिर आती है यहाँ पे हर्बिसाइड्स। ये तो आपको पता ही होगा हर्बिसाइड क्या है, कि एक केमिकल इसका यूज़ करते हैं मारने के लिए जो अनवांटेड प्लांट हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। जैसे कि एक हर्बिसाइड का नाम आपको बताऊं, एट्राजाइन। ठीक है, ये नाम है। चलो उसके बाद क्या है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या है भैया? जो आपका केमिकल यूज़ हो रहा है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, उसमें एक केमिकल का नाम आता है एंडोसल्फान। ठीक है, फिर हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है भाई? हिडन हंगर ये कंडीशन है जहाँ पे प्लांट यूजुअल सिम्टम्स डेफिशिएंसी के नहीं दिखाते हैं फॉर अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, बट इससे क्या होता है? यील्ड मिला। मतलब यही वाली बात है कि बीमारी दिख नहीं रही है लेकिन बीमारी है, तो वो बाद में नज़र आ जाएगी। तो ऐसा। ठीक है, उसके बाद बात आती है ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है? एक ब्राउन और ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कंसिस्टिंग पर्टिकुलरली पार्शियली या होली तरीके से डिकेट वेजिटेबल या एनिमल मैटर आप इसके अंदर पाओगे, जो न्यूट्रिएंट देता है प्लांट को और सॉइल की एबिलिटी को बढ़ाता है, पानी रिटेन करने की क्षमता उसकी बढ़ाता है ना, ऊपर वाले लेयर में पाया जाता है सबसे ऊपर। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मल्चिंग की। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सॉइल के सरफेस को कवर करते हैं कुछ मटेरियल से, जैसे कि प्लांट रेसिड्यूज, स्ट्रॉ, लीव्स या प्लास्टिक फिल्म से, ताकि इवेपोरेशन कम हो सके, रिस्ट्रिक्ट हो सके वीट की ग्रोथ और मेंटेन हो सके सॉइल का टेम्परेचर। उसके बाद बात आती है यहाँ पे पडलिंग की। ये क्या है? ये एक प्लॉइंग ऑपरेशन है जो कैरी आउट करा जाता है इन स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन, जहाँ पे पानी रुका हुआ है, ताकि एक इम्परवियस लेयर बन सके बिलो द प्लाव पैन। उसके बाद आता है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बहुत ही फेमस है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग कि ये पुरानी प्रैक्टिस है। पहले कट करते हैं, क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को, वहाँ कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का कुछ सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज सॉइल यहाँ फर्टाइल हो, फिर छोड़ के भाग जाते हैं वो। उसके बाद सब्सिडियरी फार्मिंग। ये क्या है? एक सेटल फार्मिंग है रिवर बैंक्स और स्ट्रीम में, इन एडिशन टू गैदरिंग एंड हंटिंग। उसके बाद यहाँ पे होती है एक सब्सिस्टेंस
फार्मिंग, जिसमें क्रॉप्स को रेस कर रहे हैं सिर्फ फैमिली की ज़रूरतों के लिए, कोई बेच नहीं रहे, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। मतलब सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रो इट एंड ईट इट। ठीक है। अच्छा, एक तरीका आपको बताऊं, तरीका है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड फॉर क्रिएटिंग फॉरेस्ट। ये है क्या मियावाकी मेथड फॉर क्रिएटिंग फॉरेस्ट? देखो भैया, ये जो मियावाकी ये है, ये टेक्निक है जिसे जापानीज बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी लेकर आए थे, जो मदद करती है डेंस नेटिव फॉरेस्ट बनाने में। अप्रोच में माना जाता है, इस बात को इंश्योर कराती है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो 10 गुना तेज़ होती है और प्लांटेशन 30 गुना ज़्यादा घना होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। इसके अंदर ये होता है कि जब डजन्स ऑफ नेटिव स्पीशीज़ को प्लांट कर देते हैं सेम एरिया के अंदर, और ये मेंटेनेंस फ्री हो जाता है शुरू के 3 सालों के बाद। अर्बन फॉरेस्ट एट द ऑफिस ऑफ कैग जो न्यू दिल्ली में है, वो इस टेक्निक से ही बनाया गया था। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, SRI क्या है? देखिए, ये 1980s में इमर्ज होकर आया था एज अ सिंथेसिस ऑफ लोकली एडवांटेजियस राइस प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के तौर पे, जो इनकाउंटर्ड हुई मदागास्कर में बाय हेनरी डी लॉलेनी के द्वारा। ठीक है। SRI कॉम्बिनेशन है कई सारी प्रैक्टिसेस का, जिसमें चेंजेस आता है नर्सरी मैनेजमेंट में, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, वाटर एंड वीड मैनेजमेंट। इसका मेन एम्फेसिस होता है कि हम कुछ तरीके के एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को ऑल्टर करें जो पुराने तरीके से चल रहे थे, कन्वेंशनल जो चल रहे थे राइस कल्टीवेशन के लिए। सारे नए प्रैक्टिसेस को एक साथ हम कहते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। प्रिंसिपल क्या है, मोर विद लेस। ठीक है ना, सीधी सी बात है कि इसका कहने का मतलब है कि लेस रिसोर्सेज यूज़ हो, ज़्यादा उपज हो। तो ये कोई फिक्स पैकेज SRI नहीं है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का, बट एक ऐसा सिस्टम है प्रोडक्शन का, इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें मिलेगी आपको सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्लांटिंग मेथड, वीड कंट्रोल और वाटर दैट इज इरिगेशन मैनेजमेंट। तो राइस यील्ड बढ़ जाती है कम पानी से भी विद रिडक्शन इन द केमिकल इनपुट। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, SSI। ये एक इनोवेटिव सेट है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का, जिसके अंदर होता है कि लेस वीड की ज़रूरत होगी, रेस करेंगे सीड्स को नर्सरी में, नए प्लांटिंग मेथड लाएंगे, ज़्यादा सीड स्पेसिंग होगी, बेटर वाटर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, ताकि केन यील्ड अच्छी तरीके से बढ़ सके। इन मेथड से क्या होता है कि शुगर केन यील्ड्स को बढ़ाया जाएगा एटलीस्ट 20 से 30% कम पानी में, और 25% कम रिडक्शन केमिकल इनपुट्स में भी। ये जो मेथड है SSI का मेथड शुगर केन कल्टीवेशन में, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल आते हैं, जैसे मोर विद लेस फॉलोड बाय SRI, जो कहता है ना सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में मोर विद लेस है। और इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर बाय WWF ICRI, मतलब ये जो है SAT कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था इन दोनों का, 2009 का। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप में ज्वाइन करके आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैप्टर ये वाला ओपन हो गया, मतलब ओवर हो गया है, और आपका व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।